हेलो दोस्तों, क्या बताएं। अभी हम स्टार्ट किया हुआ था मेरा वीडियो। 1 घंटा का वीडियो बर्बाद हो गया, रुक गया, डिस्प्ले ही ऑफ हो गया। वो वीडियो फिर से अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो घटना चक्र का हम स्टार्ट कर रहा हूँ। आधुनिक भारत, जो कि आधुनिक भारत इस एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हिस्ट्री का आएगा, उसमें आपको जो है मेडिवल और एंशिएंट दोनों एक साथ वीडियो डाल देंगे बना के। नाइट ज़्यादा रात हो गया है काफ़ी, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आवाज़ का थोड़ा होगा तो आप सब वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और स्पीड 1.5 में कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्मीडा। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के काली तट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमुडीन जमुडीन जो है ना, जमुडीन कालीकट के शासकों का पैतृक उपाधि था। ठीक है, जमुडीन जो है कालीकट के शासकों का पैतृक उपाधि है। जमुडीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को ड अल्मीडा जो है ना, भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। अल्मीडा जो है 1505 में प्रथम पुर्तगाली कंपनी का वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। नीले जल का नीति का प्रतिपादन जो अल्मीडा ने किया था। ठीक है, याद रखना। थोड़ा सा स्पीड से ही चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा अभी रिकॉर्ड किए थे। हम सोचे सुबह तक में ख़त्म कर देंगे। अभी भी जब तक ख़त्म ना हुआ छोड़ेंगे नहीं। पूरा मॉडर्न को एक ही वीडियो में ख़त्म करके ही जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटमार के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। यानी पुर्तगाली द्वारा जो हुगली के बंगाल की खाड़ी में, यानी हुगली के जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था पुर्तगाली ने। ठीक है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित सूरत में ही किया था। इसका डिटेल पढ़िए। कैप्टन विलियम हॉकिंस, सूरत से मुगल दरबार, अप्रैल 1609 में। यानी कि कैप्टन हॉकिंस, सॉरी, विलियम हॉकिंस जो है 1609 में दरबार में, मुगल दरबार में पहुंचा। ठीक है, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं रहा। यानी कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करवाने में सफल नहीं रहा। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल मिडल्टन सूरत के समीप स्वाल्ली पहुंचा। मुगल गवर्नर ने वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 में स्वाल्ली यानी सूरत के समीप जो है पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार को निरंतरता को तोड़ा। यानी कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा 1612 में स्वाल्ली में पुर्तगालियों को हराकर, क्वेश्चन आएगा कि स्वाल्ली का युद्ध कब हुआ था? स्वाल्ली का युद्ध 1612 में पुर्तगालियों को हराया था। स्वाल्ली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है, अंग्रेजों ने। और थोड़ा कुछ होगा इसके डिटेल, वो भी देख लीजिए। बस
इसके बाद जहांगीर के अनुभवों से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो ना अस्थायी रूप से मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने पहले व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया? देखिए जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम सब इसका डिस्कस कर चुके हैं। थॉमस बेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक का तत्कालिक कारण बस अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजी जहाज का अधिग्रहण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। इसका डिटेल देख लीजिए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746-47 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध, जो 1740 में प्रारंभ हुआ, का विस्तार था। गिरिश सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में ही युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कमा यानी अंग्रेज कमांडर कार्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। ठीक, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ एक्सला सापेल की संधि 1748। एक्सला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के लिए स्मरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 का यार 1760 का प्रसिद्ध बंदीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जो है किसके खिलाफ लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 1760 का बंदीवास युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ये फेमस क्वेश्चन है। बस लैग कर रहा है आराम से। यही हो गया था यार, फिर स्टार्ट किया। लगता है कि पूरा मेहनत के लिए पानी में जाए। बंदीवास शुरू करते हैं। बंदीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ठीक है, युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर हार्कोर्ट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। इस जगह तरह फिर से देख लीजिए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर हार्कोर्ट ने और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है ना काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। ये अपना बिहार फेमस है। सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था यूरोप यूरोप वासियों को। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक दो बार, इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसमें भी आपका बिहार ही हो जाएगा। अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। इसका आंसर भी बिहार होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत हो गया, चीन हो गया, इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? इसका आधार था बस अफीम। भारत चीन इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय, कपड़ा। ठीक है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्रों में अफीम की खेती का अधिकार स्थापित किया। भारतीय किसानों ने जबरन अफीम की खेती करवाई भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन से निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी के मिट्टी के बर्तन, रेशम की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन, इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। यानी अफीम भी जो है ना भारत और चीन, इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। एक सेकेंड, जरा इस पे कर देते हैं तो हैंग हो जाता है दोस्तों। हैंग क्या पता नहीं, हैंग तो नहीं होना था, डिस्प्ले छोड़ने लगता है। यही हो गया था इससे पहले, जो कि 1 घंटा का टाइम आपको चर्चा कर रहे थे, लग गया। एक सेकेंड दोस्त, इसके नीचे क्वेश्चन जो है ना, बस ये जन्म स्थान है, खोजकर्ता का जन्म स्थान, बस ये पढ़ लीजिए। मिलाने वाला था 69, सॉरी 69 में पूछा गया था। एक सेकेंड, खोजकर्ता और जन्म स्थान के बारे में तब तक पढ़िए। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। 69 में पूछा गया, खोजकर्ता, एक तरफ खोजकर्ता दिया, एक तरफ जन्म स्थान दिया गया। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का था। जेम्स कार्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम का था। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल का था। अब दूसरा चैप्टर शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब, इस पे चर्चा करना हम सबको। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इतना याद रखना। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की दो संधियां 1765 में हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि कलाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि कलाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य। दूसरा संधि जो है ना, दूसरा संधि कलाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ था। और इलाहाबाद का प्रथम संधि कलाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। इतना याद रखना। बस अच्छे से सुनिए, स्पीड डेढ़ का स्पीड पौने 1.75 जितना हो सके उतना स्पीड करिए और अच्छे से सुनिए, आपका रिवीजन मस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदिवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदिवान किसे बनाया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान और अंग्रेज फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी दे दिया। ठीक है, यहाँ से देखता हूँ, अगर नीचे हो गया ना, सॉरी, एक सेकेंड दोस्तों, ज्यादा भाग गया क्या? एक सेकेंड, ज्यादा भाग गया।
1857 की क्रांति पे आ गए हम सब। क्यों कर ही देते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तुरंत पहुंच रहा हूँ। हो गया। हम सब आ गए। बस ये सब हो गया है। बस यहाँ पे इस जगह डिटेल थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। कि दीवान ने अस्थायी रूप से दे दिया, जिसके बदले कंपनी सम्राट 26 लाख रुपए देगी। यानी कंपनी जो है सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने पर भार न लेना चाहती थी। यानी अच्छा, कंपनी जो है सीधा भार संग्रह करने के लिए नहीं लेना चाहती थी, ताकि जनता में बगावत ना हो जाए, इसीलिए सीधा कर टैक्स कलेक्ट खुद से नहीं करते थे, दूसरे के द्वारा करवाया करवाया जाता था। और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए थे, जो मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए सिताब राय नियुक्त किए गए थे। मोहम्मद रजा खान उप दीवान के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत के कार्य भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, वो एक एक बार लैग कर जाता है, इसीलिए थोड़ा उसके लिए सॉरी दोस्तों। आगे बढ़िए। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद को कड़ा के लिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। यानी शाह आलम द्वितीय का जो है संपूर्ण जीवन जो है आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यानी कि दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार जो है 1803 में ही हो गया था। इसको भी याद रखना, 1803 में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 37 तक रहा। यार इसको भी देख सकते हैं, ऐसे पूछता नहीं है, पर अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 37 था। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गया। उसका दोनों पुत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का मात्र पेंशन भोगी बनकर रह गया। अब नेक्स्ट देखिए। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। यानी कि 1765 में क्लाइव ने शुरू किया और 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारन हेस्टिंग्स ने लागू किया। यानी द्वैत शासन को समाप्त वारन हेस्टिंग्स ने किया, इसको भी याद रखना है। वारन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान की आज्ञा दी कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, दोनों को मुक्त कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप सबको सही रहे। यही बड़ा करने में तो लैग कर जाता है कभी कभी, क्या होता है। कल से हम पूरा इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट
छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने जो ना भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? इसका ऑप्शन देखिए, एक यहाँ कांग्रेस के उदारवादी नीति के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, इधर आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, और तीसरा ऑप्शन है बांटो और राज करो की नीति के कारण, और जो मेरा सही आंसर यही होगा। अंग्रेजों द्वारा जो है ना भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण जो है ना बांटो और राज करो की नीति ही है। सही बात है, बांटो और राज करो की नीति के कारण ही अंग्रेज 200 वर्ष तक हम सब पे शासन कर सके। और ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी टीआरई टीआरई का है, यानी कि बीपीएससी टीआरई का 1, 2, 3 सबका क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। टीआरई के स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, और बीपीएससी के नेक्स्ट पीटी एग्जाम के लिए जो है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है। इसमें 71वीं तक दिया हुआ है, लेटेस्ट 2026 वाला एडिशन हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर भी आ गया है। क्षेत्रीय राज क्षेत्रीय राज मैसूर और पंजाब। अब देखते हैं सभी चैप्टर को। पहला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है ना चारों ऑप्शन भी बोलेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, ताकि आप सबको भी जो जानते हो टिक लगाने का या फिर खुद से बनाने में सही होगा। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारी ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस में स्थापित जैकोबिन क्लब की एक शाखा थी। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। टीपू अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता वृक्ष रोपा। फ्रांस और मैसूर के मैत्री प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता वृक्ष जो है ना टीपू सुल्तान ने ही रोपा था, स्वतंत्रता का वृक्ष। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध स्थापित बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल है, काबुल, मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे टीपू सुल्तान ने। वर्ष डैश में कब टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि हस्ताक्षर किए गए। मंगलुरु की संधि हस्ताक्षर 1782 में, 1792, 1779, 1784 में। इसका आंसर रहेगा 1784 में, जन कंपनी के बीच 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 में हुई। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1730